जैगल आज के टाइम पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। ऐसा क्यों? आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जैगल के काम को आसान भाषा में। तो देखो, जैगल का ना आपको बहुत सारे प्रोडक्ट सुनने को मिलता होगा। जैगल सेफ, जैगल जो यार, जैटिक्स हो गया, डाइस हो गया, आपको टैक्स स्पैनर हो गया। तो ये सब क्या होता है ना, ज्यादातर लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लगता है पता नहीं कंपनी क्या क्या कर रही है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले काम तो मैं ये करूंगा, आपको इनके काम को बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है? तो सिंपल भाषा में मैं क्या करता हूं, इनके काम को समझाता हूं। इनके काम को आप तीन बिजनेस वर्टिकल में बांट सकते हो। एक हुआ जैगल प्रोपेल, दूसरा हुआ सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम फी, एंड थर्ड अदर बिजनेस वर्टिकल। तो सबसे पहले मैं इनका काम समझा देता हूं क्या करते हो। देखो, प्राइमरली ये क्या है कि जैसे कूपन्स खरीदेंगे, कूपन्स कहां से खरीदेंगे? जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह हो गया, कुछ खाने वाली होगी, जैसे बारबेक्यू नेशन सब में लोग जाते हैं ना खाने के लिए, तो वो सभी अपना कूपन वगैरह बेचते हैं इनको। तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह से ना आपको कूपन्स वगैरह खरीद लेंगे। तो मान लो क्या होगा यहाँ पे कि अमेजोन वगैरह जैसी कंपनी इनको क्या करेगी, कुछ डिस्काउंट पे कूपन दे देगी, 2%, 3%। जैसे मिंत्रा वगैरह हो गया, वो सब क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट पे दे देगा, 20% पे। बारबेक्यू नेशन थोड़ा हाई डिस्काउंट पे दे देगा कूपन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्काउंट पे कूपन खरीदेंगे। तो आप सोचोगे कि इनको क्या फायदा हो रहा है। जैसे आपको अमेजोन जैसी कंपनी को, उनको बल्क में सेल मिल जा रहा है, ठीक है। और सीन क्या है ना कि हर कूपन यूटिलाइज हो ऐसा जरूरी नहीं है। और एक और चीज क्या है कि अमेजोन ने अगर आपको 2000 का कूपन दिया है, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर जो है उससे ज्यादा का शॉपिंग कर देता है। तो वो अमेजोन जैसी कंपनी के लिए, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के लिए फायदेदायक है। एंड बारबेक्यू नेशन जैसी कंपनी के लिए क्यों फायदेदायक है, क्योंकि वहां पर टीम लंच करने आ रहे हैं। तो कूपन भले डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल परचेज तो उनका ज्यादा हो रहा है, ओवरऑल सेल तो ज्यादा हो रहा है। तो दोनों के लिए विन विन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से कूपन खरीद रहे हैं। मान लो ऑन एन एवरेज 5 से 10% का डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं। फिर ये क्या करेंगे, किसी एंटरप्राइज के पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी ले लो, ठीक है, छोटी सी कोई कंपनी ले लो या बड़ी सी कोई कंपनी ले लो। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस ही ले लो। आई डोंट नो वेदर टीसीएस इनका क्लाइंट है कि नहीं आज के टाइम पे, मान लो, लेकिन टीसीएस को ही दे दिया। तो टीसीएस क्या करेगी, इनसे वही कूपन फिर से टीसीएस भी खरीद लेगी। लेकिन टीसीएस क्या करेगी, 1 से 2% के डिस्काउंट रेट पे खरीदेगी। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने 5 से 10% का डिस्काउंट दिया, यहाँ से 1 से 2% का डिस्काउंट पे यहाँ पे टीसीएस खरीद, जो बीच का मार्जिन हुआ, ये आपको इनका प्रॉफिट हो गया एक तरह से। ठीक है, सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये कार्ड एक जगह से एग्रीगेट करेंगे, फिर किसी कंपनी को देंगे। एंड सोचोगे कंपनी को क्यों वो कार्ड की जरूरत है, क्योंकि कंपनी को अपने एम्प्लॉय को देना पड़ता है खुश करने के लिए टाइम टाइम पे। तो कंपनी क्यों देगी अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि मान लो क्वार्टरली अवार्ड्स वगैरह होते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हो तो आपको पता ही होता है कि एम्प्लॉय को अवार्ड करते हैं। क्वार्टरली अवार्ड्स होता है, देन आपको हाफ ईयरली होता है, एनुअल अवार्ड्स होता है, कभी कभी टीम लंच पे ले जाया जाता है। तो मल्टीपल टाइप्स के अवार्ड वगैरह होते हैं। तो ये अवार्ड देने के लिए कूपन्स वगैरह खरीदती है कंपनीज वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के अवार्ड्स वगैरह है। तो आई होप कि आपको जैगल प्रोपेल का काम समझ में आया होगा। सिंपल भाषा में, वाउचर खरीदते हैं किसी भी कंपनी से, उसको क्या फायदा है, उसका अपफ्रंट सेल मिल रहा है एक तरह से, वो थोड़ा डिस्काउंट पे दे रहा है। एंड ये क्या करेंगे, किसी कंपनी को सेल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस एग्जाम्पल ले लो। तो दो सबके लिए विन विन है यहाँ पे। उसके बाद इनका दूसरा काम शुरू होता है, जो कि फ्यूचर है। ये इतना बड़ा बिजनेस नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं से प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, कहीं पे किया जा रहा है, मार्जिन का ज्यादा स्कोप नहीं है, मार्जिन इंप्रूव होने का ज्यादा स्कोप नहीं है। तो इनको अगर मार्जिन इंप्रूव करना है, जो आज के टाइम पे इनका 10% के आसपास है, और इनको बोलना है कि हम उस मार्जिन को लेकर जाएंगे 14-15%, तो ये जो इनका बिजनेस वर्टिकल है ना, ये स्केल करना बहुत ही जरूरी है। तो अब समझते हैं इस बिजनेस के बारे में, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम फी। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इनका एक सबसे मेन जो आपको प्रोडक्ट है वो है जैगल से। डिफरेंट डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट है, लेकिन जो सबसे मेन प्रोडक्ट है वो है जैगल सेव। जैगल सेव क्या करता है, एक तरह से समझ लो एम्प्लॉय का एक्सपेंस मैनेजमेंट करता है। देखो, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो कभी आपको कंपनी बोलेगा तुम करो, वहां चले जाओ भाई, वहां पे कोई मीटिंग वगैरह अटेंड है, वो क्लाइंट मीटिंग कर लो। मतलब जाते ही है ना लोग, सेल्स टीम तो जाती ही रहती है, कभी यहाँ जाएगी कभी वहां जाएगी अपने प्रोडक्ट का पिच वगैरह करने में। तो वहां पे क्या होता है, एम्प्लॉय का खर्चा होता है, खर्चा होता है खाने पीने में, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी होता है, कहीं रहते हैं वहां का भी खर्चा होता है। तो क्या होता है, ये एक्सपेंस सबमिट करेगा, फिर वहां पे कोई मैनुअल वेरिफिकेशन करेगा, तब रिफंड करेगा। तो इन जैगल का सेव जो प्रोडक्ट है ना, उसमें क्या होता है आपको कि ये एम्प्लॉय का जो एक्सपेंस मैनेजमेंट है, रिम्बर्समेंट वगैरह, वो सब इजी कर देते हैं एंड ऑटोमेट कर देते हैं, फेक नहीं कर पाएगा कोई, ये सब तरह का काम करते हैं यहाँ पे जैगल सेव में। और क्या होता है यहाँ से कि एक तरफ से जैगल सेव हो गया,
इनके पास एम्प्लॉय का डेटा वगैरह आ गया। एक और सबसे बड़ा बात समझाता हूं यहाँ पे इनका एडवांटेज क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा, इनके पास एम्प्लॉय का डेटा वगैरह आ जाएगा, तो ये अपने कार्ड पुश करते हैं, जैगल कार्ड। जैगल का कार्ड क्यों पुश करते हैं, और वो भी कार्ड जो ये पुश करते हैं वो किसी बैंक वगैरह के साथ, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको यस बैंक के साथ ये कंबाइन कर लेंगे, एक जैगल का कार्ड पुश कर देंगे। जैसे आप देखते हो ना, बहुत तरह का रुपे कार्ड होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का कार्ड होता है, सेलेक्ट कार्ड होता है, वैसे ही जैगल का भी कार्ड होता है। जैगल क्या करेगी, आपको कोई बैंक के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मान लो कंबाइन कर लेगी और उनके साथ एक कार्ड पुश कर देगी कस्टमर को। तो वो कार्ड से क्या होता है, एक्सपेंस कार्ड से होगा, तो ऑटोमेट हो जाता है सब कुछ, कस्टमर का डेटा चला गया उसके पास, तो ऑटोमेट हो गया सब कुछ, एक्सपेंस मैनेजमेंट वगैरह होना बहुत आसान हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, जैगल सेव के थ्रू एक्सपेंस मैनेजमेंट करते हैं, जो एम्प्लॉय वगैरह खर्चा करती है। क्योंकि डाटा आ गया तो अब कार्ड भी पुश किया जा सकता है, कार्ड पुश करेंगे अपना बैंक के साथ मिलके, और जहां जहां कार्ड ट्रांजैक्ट होगा उस कार्ड का कमीशन खाएंगे। एंड ये सॉफ्टवेयर वाला यहाँ पे थोड़ा बहुत फी खाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर का फी आज के टाइम पे इनका ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंडियन कंपनी सॉफ्टवेयर वगैरह पर खर्चा करना नहीं चाहती। एक तरह से ये एचआर एक्सपेंस है, ये मैंडेटरी नहीं है, तो कंपनी सब खर्चा नहीं करना चाहती। तो ये क्या करते हैं, अपने सेब को बेचते हैं, कंपनी का डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पुश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट कौन है, सेब हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक है जैगल जोयर। जैगल जोयर का क्या काम है, वेंडर पेएबल ऑटोमेशन। तो यहाँ पे क्या था, एम्प्लॉय का था, तो जैगल जोयर का काम क्या है, ये आपको एम्प्लॉय वेंडर के लिए काम होगा। देखो एम्प्लॉय में क्या है ना, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, हजार में होते हैं, बहुत रेयरली वो लाख में टच करेगा, लेकिन जो वेंडर का पेमेंट होता है वो बड़े बड़े स्केल पे होते हैं। मैनेजमेंट का ये भी बोलना है कि हमारा जो जैगल जोयर प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में बहुत बड़ा बनने वाला है, मतलब अच्छा खासा, आई थिंक 35 to 40% रेवेन्यू मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारा यहीं से आएगा। एंड फिर जैगल जेटिक्स, ये क्या देख रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट तरह का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम भी। तो यहां से जो भी ये कमा रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कमा रहे हैं एक तरह से। एक बिजनेस मॉडल हो गया प्रोपेल, कार्ड बेच के कमा रहे हैं, कार्ड कहीं से सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं, किसी और को बेच रहे हैं, वहां से कमा रहे हैं। दूसरा क्या है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह बना लिया, पहले किसी कंपनी का एक्विजिशन करेंगे, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पिच करेंगे। पहले जैगल सेव किया, चलो जैगल सेव हो गया, अरे सर आपका तो वेंडर भी है तो ये जैगल जोयर ले लो। हाँ, उसके बाद क्या है कि एक और उनका प्रोडक्ट है जैगल जेटिक्स, ये होगा स्पेंड एनालिटिक्स। ये जेटिक्स के थ्रू क्या करेंगे, कंपनी को पता चलेगा कहां कहां मेरा खर्चा हो रहा है, ठीक है। एंड आपको सीएफओ वगैरह जो कंपनी के हेड्स वगैरह होते हैं वो कोई डिसीजन वगैरह ले सके कंपनी में, यार ये यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है इसको कम करो, ये लोकेशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है चेक करो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं अंधाधुंध तो ये लोग अपना नहीं कर रहे खर्चा। तो इसके लिए डैशबोर्ड वगैरह वाला भी इन्होंने बना रखा है जैगल जेटिक्स, वो भी पोस्ट करेंगे। फिर डाइस इनका एक कंपनी है जिसको इन्होंने एक्वायर किया है, उनका बेसिकली एसेट परचेज किया हुआ है। वहां पे क्या करेंगे ये लोग डाइस के थ्रू कि एआई वगैरह से फुल्ली ऑटोमेट कर दिए हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना कि तुम सीधा वेबसाइट पे जाओगे, टिकट बुक कर सकते हो खुद से, ये सब वेबसाइट से, मतलब और बोला जाता है कि ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है, एम्प्लॉय के हाथ में है, मतलब सॉर्ट वहां पे जाए वेबसाइट वगैरह पे टिकट वगैरह बुक कर ले। आगे जाऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, एंड ये सब कुछ और सॉल्यूशन है इनके। अब हम लोग इनका थर्ड बिजनेस वर्टिकल देखते हैं, वो कौन सा है, आपको टैक्स स्पैनर, ग्रीन एज एंड जैक मनी एंड 86440 मोबाइल वेयर। ये सब क्या हुआ है, कुछ कंपनी जिनको इन्होंने एक्वायर किया है। देखो यहाँ पे क्या है ना, इन्होंने एक्चुअली एक्विजिशन सब मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ के, बेसिकली अपने को होता है प्रोडक्ट का बकेट को कंप्लीट कर रहे हैं धीरे, जैसे जैसे डाइस का एक्विजिशन किया, क्योंकि ये हाई मार्जिन है, एआई लेके आपको टैक्स एक्सपेंस वगैरह बुकिंग वगैरह में हेल्प करता है। तो इस डाइस के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, स्केल करेंगे इंडिया से बाहर। जो इनका जैगल सेव वगैरह है ये आपको एआई का प्रोडक्ट नहीं है, ये आपको क्या करेगा, कोई एक्सपेंस डाला, अपलोड किया, कोई पीडीएफ वगैरह या बिल वगैरह अपलोड किया तो उसको स्कैन नहीं कर लेगा। लेकिन डाइस क्या करेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक एआई का कंप्यूटर विजन का टेक्निक है, इसके थ्रू अगर आपके कोई बिल वगैरह डालोगे ना, वो एक एक कैरेक्टर को स्कैन करके समझ लेगा कि ये बिल में क्या क्या है। तो बेसिकली डाइस क्या करती है कि आपको एआई यूज करके एक्सपेंस वगैरह को मैनेज करती है, उसके अलावा टिकट बुकिंग वगैरह में हेल्प करती है, और बहुत ही हाई मार्जिन इसका, प्योर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, 95% ग्रॉस मार्जिन है, मैनेजमेंट का बोलना है। एंड ये प्रोडक्ट है जिसके दम पे ये लोग यूएस वगैरह जाना चाहते हैं, ठीक है, यूएस वगैरह जाना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह जाना चाहते हैं, और एक्सपैंड करना, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करना चाहते हैं। पूछोगे कि क्या भारत में काम का कमी है, क्या ये लोग ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं, आंसर ऐसा नहीं है, भारत में काम का कमी नहीं है, लेकिन जो इनका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ना उसका पैसा इनको बाहर में मिडिल ईस्ट वगैरह में एंड यूएस वगैरह में ज्यादा मिलेगा। इंडियन
कंपनी पैसा खर्चा नहीं करना चाहती है सॉफ्टवेयर पे। एंड आई थिंक अगर आप इंडियन कंपनी में काम करते हो तो आपको पता ही होगा ये सब चीज, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डाइस वगैरह के थ्रू बाहर में जाएंगे। और हाँ, देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, एक बार अगर किसी प्रोडक्ट को पिच कर दिया किसी कंपनी को, तो धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, सबको पिच कर सकते हैं। एक बात समझो इनका बिजनेस मॉडल क्या है। कभी किसी को जाएंगे अपना सॉफ्टवेयर फी दे देंगे जैगल से, दैट इज क्या बोलेंगे, मैं आपको एम्प्लॉय का जो एक्सपेंस मैनेजमेंट है उसको ईजी कर देता हूं, ठीक है। तो उसको क्या क्या जैगल सेफ भेज दिया, चूंकि उसको जैगल सेफ भेज देगा तो कल को उसको जैगल प्रोपेल भी वो पुश कर सकता है। समझो यहाँ पे बात क्या है कि कल को अगर जैगल सेव कर देता है तो फिर वो बात करेगा, बोलेगा सर मेरे पास वाउचर है, मैं आपका वाउचर वाला भी काम ऑटोमेट कर देता हूं। फिर उसके बाद क्या आएगा, अरे सर आपका वेंडर वगैरह है क्या, मैं जैगल जो भी उसको दे देता हूं। फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कहां पे एक्सपेंड हो रहा है तो जैगल जैटेक्स उसके लिए ले लो। तो हर एक प्रोडक्ट इनका एक दूसरे से रिलेटेड है। बुके में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, कभी ये दे देगा कभी वो दे देगा। बेसिकली इसके लिए मेन है ना एंट्री पॉइंट। अगर एक प्रोडक्ट के थ्रू एंट्री पॉइंट मिल गया तो उसके बाद धीरे धीरे पुश करेंगे, सेम कस्टमर से रेवेन्यू बढ़ाते जाएंगे। और एक सबसे मजे की बात क्या है कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ाएंगे ना, मार्जिन अपलिफ्ट होगा, क्योंकि क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। एंड उनका प्लान भी यही है कि इस बिजनेस को ज्यादा तेजी एक्सपैंड करना। ये एक तरह से क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज वाला काम लगता है मुझे, ये उतना बड़ा काम नहीं लगता है। दिस इज फॉर मी इज अ ब्रोकरेज वाला काम। आज के टाइम पे 57% रेवेन्यू शेयर है, एंड दिस इज द रीजन कि इनका आपको मार्जिन वगैरह गिरा था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एंड किसी कस्टमर को पहले जैगल प्रोपेल करेंगे, फिर इधर खींचेंगे, किसी को पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करेंगे, इधर खींचेंगे। एंड आपके यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में, तो टैक्स पीरियड क्या हो गया, टैक्स वगैरह फाइलिंग करने के लिए। ग्रीन एज क्या हुआ, ये बेसिकली क्या है, कुछ लग्जरी पर्क्स के लिए, बड़े बड़े लोग नहीं होते हैं ना कंपनी वगैरह में, उनके लिए होता है। तो गोल्फ प्रिविलेज वगैरह हो गया। किसी को अगर आपको क्या बोलते हैं एयरपोर्ट पे लॉन्च वगैरह एक्सेस करना है तो वहां पे पीछे में बैकएंड वगैरह से फैसिलिटेट करेंगे। सिंपली समझ लो कि जैगल सेफ टाइप का ये भी एक क्या आता है ना कि आपको क्या करेगा, पीछे में बात कर लेगा, ठीक है, गोल्फ कोर्स वालों से अरेंज वगैरह कर लेगा, बुकिंग वगैरह में हेल्प करेगा, बैकएंड में काम करता है, सॉफ्टवेयर भी है अपना। फिर दो और चीज देखते हैं यहाँ पे, मोबाइल वेयर एंड आपको जैग मनी, ये दोनों भी रिलेटेड है। ये मोबाइल वेयर क्या करेगी, इनका यूपीआई एंड एपीआई बैंक, तो इनका क्या है ना कि देखो बहुत ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो अगर ये अपना यूपीआई बना ले तो यूपीआई का भी कमीशन खाएंगे ये। समझो यहां से दिमाग कैसे लगा रहे हैं, यूपीआई का भी कमीशन खाएंगे। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, एक जैग मनी करके है, क्योंकि इनके पास कस्टमर का डेटा है तो अब ये कस्टमर को लोन के लिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड बैंक को बता सकते हैं कि तुम इसको लोन के लिए पुश करो। तो क्या होगा कि बैंक के लिए लोन वाले कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करेंगे और लोन दिलवाएंगे। आई होप कि आपको इनका बिजनेस समझ में आया हो। सिंपल भाषा में बता देता हूं, जैगल प्रॉपर क्या है, कूपन कहीं से खरीदेंगे, किसी कंपनी को बेचेंगे, बीच का मार्जिन इनका कट होगा, सबके लिए फायदे फायदे हैं। अमेजोन जा जाके तो अपने कुछ कूपन के लिए नहीं ढूंढेगी ना लोगों को, एम्प्लॉय भी जा जाके नहीं ढूंढेगा ना कि अरे थोड़ा सा बार्बिकनेशन का दे दो, थोड़ा मिंत्रा का दे दो, समझो। तो बीच का वो ब्रोकरेज टाइप का काम कर रहे हैं यहाँ पे। मे बी आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड, लेकिन मुझे ये काम वैसा ही लगता है। ये काम मुझे इतना स्केलेबल नहीं लगता है, जो काम इनका स्केलेबल है वो ये है। आज के टाइम पे ये आई थिंक 3900 कंपनी में है, और इंडिया में बहुत सारी लाखों में कंपनी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इस कंपनी के लिए। इंडिया में ही बहुत सारा स्कोप है, इंडिया के बाहर ये जाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको एक्सपेंशन करना है मार्जिन वगैरह का। इंडिया में इतना एक्सपेंशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो बड़ा इनको अपलिफ्टमेंट मिलेगा वो इंडिया के बाहर मिलेगा। अगर मिडिल ईस्ट वगैरह में सक्सेसफुल हो जाते हैं, यूएसए में सक्सेसफुल हो जाता है, तो एंड ट्रैक क्या करना है आपको, ट्रैक करना है इस कंपनी में डाइस। डाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइस को ट्रैक करना है, एंड आपको ये ग्रीन एज वगैरह को ट्रैक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है ना वो आज के टाइम पे इनका डाइस है। अगर डाइस स्केल कर गया तो हाई मार्जिन है, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मार्जिन भी बढ़ेगा, एंड ओवरऑल सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम फी को आपको टारगेट करना है, इसको देखते रहना है। तो अगेन जैगल का हो गया प्रोपेल वाला, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम फी। ये क्या है, सॉफ्टवेयर वाले प्रोडक्ट्स हैं, बुके में बहुत सारे प्रोडक्ट है, एक को बेचो फिर उसका धीरे 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 करके आप डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से कस्टमर के रिक्वायरमेंट से बेच कर सकते हो, और थोड़ा थोड़ा पैसा कमा सकते हो हर जगह। और उसके बाद क्या है, कार्ड, सबसे बड़ा है इनका कार्ड। कार्ड बेच देंगे जैगल का, और उससे क्या करेंगे, उसके डेटा से अपना मैनेज भी करेंगे अच्छे से, उस कस्टमर को भी अलग अलग चीज पुश कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इनके लिए अच्छा है वो क्या है कि वो कार्ड ट्रांजेक्ट होगा, उसका भी पैसा खाएंगे ये। तो मार्जिन बहुत जगह से ये खा रहे हैं। तो आई होप कि आपको इनका बिजनेस समझ में आया हो। अब हम जाते हैं थोड़ा डिटेल में, डिफरेंट डिफरेंट चीज समझते हैं। तो ये हो गया जैगल का खुद का प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैगल के खुद के प्रोडक्ट हो गए।
जैगल प्रोपेल हो गया, जैगल प्रोपेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या हुआ, वॉचर्स वाला बिजनेस हो गया, प्रोग्राम फीस हो गया, प्रोग्राम फीस और सॉफ्टवेयर फी। तो जैगल प्रोपेल से 57% रेवेन्यू आया था, प्रोग्राम फीस से 41%, सॉफ्टवेयर फीस से 2%, क्योंकि सॉफ्टवेयर फीस से लोग देना नहीं चाहते हैं। प्रोग्राम फीस के अंदर क्या क्या आता है, जैगल सेव, जैगल सोयर, जैगल जेटिक्स, ये सब आपको प्रोग्राम फी एंड सॉफ्टवेयर फी मिल के समझ लो, ठीक है। सिंपल भाषा में तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया है, इसलिए इसको प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर फी बोला जाता है। तो जैगल सेम में क्या होता है, सॉफ्टवेयर एंड कार्ड सिस्टम दैट ऑटोमेट्स एम्प्लॉय एक्सपेंस क्लेम्स एंड टैक्स बेनिफिट्स। आई होप क्या समझ आया। जोयर में क्या है, वही वेंडर वाला पेमेंट हो गया, और चूंकि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं तो मैनेजमेंट का बोलना है कि फ्यूचर में ये बहुत बड़ा बन सकता है। जैगल जेटिक्स वही डैशबोर्ड हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, स्पेशलाइज्ड कार्ड एंड सॉफ्टवेयर फॉर लॉजिस्टिक कंपनीज हो गया। ये मतलब सॉफ्टवेयर ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरह के पर्पस के लिए यूज हो रहा है। देन आपको ग्रीन एज, ये सब कुछ कंपनी है जिनका इन्होंने एक्विजिशन किया हुआ है। ग्रीन एज का काम बता दिया, आई होप ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी में किनका इनका कितना स्टेक है। तो पहला कंपनी है ग्रीन एज, ठीक है। ग्रीन एज का काम क्या था, वीआईपी वाला काम था। वीआईपी वाला क्या काम था, जैसे गोल्फ कोर्स का चाहिए, गोल्फ कोर्स का किसी को एक्सेस चाहिए, किसी को लॉन्च का चाहिए, तो ये कंपनी उसका मतलब वो सब काम करती है, बैकएंड वगैरह का एक्सेस वगैरह लेना, सॉफ्टवेयर भी है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक 100% सब्सिडी है, 100 करोड़ यहाँ पे जैगल ने इन्वेस्ट किया है। होली ऑन सब्सिडी है, मतलब पूरा पूरा रेवेन्यू भी इनका होगा, बैलेंस शीट में आएगा, एंड पूरा आपको प्रॉफिट भी आएगा, प्रॉफिट लॉस शीट में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। एंड ये जो है इनका एफर्ट 26 में 103 करोड़ का रेवेन्यू किया है, एंड अप फ्रॉम 36, मतलब 184% जंप किया है। मैनेजमेंट का बोला था समथिंग 40-50% ग्रीन एज जंप करेगा। तो सीधा सा कलेक्टर दिख रहा है कि 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तो यहीं से आ सकता है ना। दूसरा कौन सा है, मोबाइल वेयर, लेकिन मोबाइल वेयर को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये 38% का स्टेक रखते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं ना, नेग्लेक्ट कर देते हैं। 38% का स्टेक को क्यों नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि इसके प्रॉफिट का 38% आप हकदार रहोगे, लेकिन रेवेन्यू आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते हो। तो हमें ये देखना है कि क्या रेवेन्यू ये 40% जंप कर सकते हैं। इनका क्या बोला है, कंसोलिडेटेड पे हम लोग 40% करेंगे, स्टैंड अलोन पे 25% करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। डाइस क्या है, 100% एसेट। देखो ये क्या हुआ ना, एक दो तरह का चीज होता है कि कंपनी शेयर्स खरीदे दूसरी कंपनी का सारा एंड एसेट खरीदे। यहाँ पे क्या है कि सारा एसेट इनका खरीद लिया तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट सारा दिखा सकते हैं, शेयर्स नहीं खरीदा है। तो यहाँ पे क्या है कि 100% एसेट खरीद लिया, 50 करोड़ का आसपास, 68 करोड़ है समथिंग, 50% टैक्स हटा के में भी। तो यहाँ पे क्या है कि ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं एआई वाला, एंटरप्राइज एआई ट्रैवल एक्सपेंस सैट तो मल्टी लोकेशन एमएनसी। जैसे आपको ये सब हो गया ना, क्या बोलते हैं, एक्सेंचर वगैरह हो गया, मल्टी लोकेशन पे जो आपको एमएनसी सब है उनके लिए सॉफ्टवेयर का काम करते हैं ये लोग। तो ये जो कंपनी है लॉस मेकिंग है, आई थिंक 25 करोड़ का रेवेन्यू करती है लेकिन लॉस करती है। लेकिन अगर जैसे जैसे इनका आपको पैट लेवल पे अगर जैसे जैसे अगर ये कंपनी आपको स्केल करेगी, बहुत तेजी से रेवेन्यू भागेगा, ठीक है, बहुत तेजी से रेवेन्यू भागेगा, बहुत तेजी से पैट भागेगा इसका। क्योंकि क्या होगा ना, हाई मार्जिन बिजनेस है। जैसे एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया, उसका जितना 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 बेच दो, आपका क्या है, बस बेचने में सेल्स का खर्चा हो रहा है, उसके बाद मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन रेवेन्यू बहुत तेजी से भागेगा, उससे बहुत तेजी से इबिटा पैट भागेगा इसका। फिर रियो मनी क्या है, जैक मनी अगेन आपको बता दिया मैंने, ऐप था टैक्स स्पैनर टैक्स के लिए। यूनोबेक एक नया कंपनी इन्होंने एक्वायर किया है। तो आई होप कि आपको ना इनका काम समझ में आया हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डाइस को ट्रैक करना। डाइस अगर स्केल अच्छे से करेगा ना, मे बी FY27 में इनको डाइस अच्छा अपॉर्चुनिटी दे दे इंडिया के बाहर। देखो अभी तक Q1 खत्म होने को ऐसा कोई अपडेट आया नहीं, लेट्स सी की रिजल्ट के बाद अगर मैनेजमेंट पूरे सब बोलती है तो डाइस कैन बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर हियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर को लेकर मैनेजमेंट क्या बोल रही है। देखिए जैगल जोयर है, इनके लेकर मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, टारगेट टू कंट्रीब्यूट 40-50% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन लॉन्ग टर्म। जोयर से इनका जो वेंडर पेमेंट है, बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, वहां से ये लोग टारगेट कर रहे हैं 40-50% ऑफ रेवेन्यू। डाइस को यूज करेंगे ये लोग ग्लोबल एक्सपेंशन एंड मार्जिन बूस्टर, कोर एसेट फॉर इंटरनेशनल रोल आउट यूएसए एंड यूएई। एंड अगेन जैगल का 3900 प्लस क्लाइंट है, उसको भी ये पुश कर सकते हैं। आज के टाइम पे क्या है ना, इनका एडवांटेज क्या बोलोगे, मोड क्या है, कंपनी इज प्रोवाइडिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स अकेला, जैसे जैगल सेव हो गया, प्रोपेल हो गया, जेटिक्स हो गया, सब कुछ एक जगह पे दे रहे हैं। एंड अगेन प्रोपेल तो हो ही गया, ठीक है, जेटिक्स हो गया, फिर आपको जोयर हो गया, ग्रीन एज हो गया, डाइस, तो बहुत सारे प्रोडक्ट का बुके एक साथ दे रहे हैं। और क्या होता है ना, कंपनी सब अगर एक कंपनी वैसे में दे दे और जो सब काम कर रही है, तो ये भी हेडेक नहीं चाहते कि इस काम के लिए इस कंपनी को पूछो, उस काम के लिए उस कंपनी को पूछो, ऐसा नहीं चाहती है। तो कंपनी चाहती है कि एक ही अगर चीज मिल जाए हमें एक ही कंपनी का,
तो हम आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक एडवांटेज है। एंड अगेन जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है कि आपको डाइस को ट्रैक करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या प्लान कर रहे हो तो डाइस इज समथिंग फॉर यू टू वॉच आउट, ठीक है। क्योंकि डाइस को क्या होगा ना, ये इंडियन क्लाइंट को भी बेचेंगे हाई मार्जिन, बाहर में तो बेचेंगे ही बेचेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इनके ओसीएफ वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। कैश फ्लो वगैरह इनका Q3 में नेगेटिव था, तो उसके पीछे क्या रीजन था। देखो एक बात समझो, ये लोग क्या करते हैं, अपफ्रंट वॉचर खरीदते हैं, प्रोपेल वाला जो बिजनेस है, फिर किसी को ये सेल कर देते हैं वो वॉचर, कस्टमर को कोई कंपनी को सेल कर दिया, तो जब तक पैसा नहीं देगा तब प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट डिमांड करता है 60 से 90 दिन का क्रेडिट साइकिल, ठीक है। तो ये पैसा नहीं देगा तो प्रॉब्लम ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक और चीज समझो, नए नए कस्टमर को जो एक्वायर करेंगे किसी कंपनी को, तो उनको अपफ्रंट कार्ड के लिए पैसा देना पड़ेगा, कार्ड उनको देना पड़ेगा। लेकिन कार्ड दे दिया इमीडिएटली तो रेवेन्यू आना शुरू नहीं होगा, एक एक ट्रांजेक्शन होगा तब पैसा आना शुरू होगा। अपफ्रंट इनको कैपिटल लगता है ठीक ठाक, जैसे जैसे इनका स्केल होगा, आज का टाइम पे 3900 आपको कंपनी है, कल को 6000 हो जाएगा, तब इनका आपको क्या होगा, 6000 के बाद 1000 क्लाइंट अगर ऐड करेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आज अगर ये तेजी से बढ़ेंगे अभी तो इनको प्रॉब्लम हो सकता है, 3900 से अचानक से 7800 कर लेंगे तो अचानक से खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, देखो ये सब चीज कोई बहुत बुरा बात नहीं है, जब तक कंपनी स्केल कर पा रही है। स्केल करना चाहिए, मेन है कि डाइस सेल करो तुम यूएस के कस्टमर को, यूए के कस्टमर को, एंड अपने प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एक कस्टमर को दूसरे प्रोडक्ट पिच करो, जैसे सेब वाले को जो है पिच करो, जेटिक्स पिच करो, ये इंपॉर्टेंट है ना मेन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जिससे कैश फ्लो तो इनका घटा, जैसे -6 करोड़ तक आ गया Q4 FY26 एंड में। तो इनका मेन क्या था कि मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली वॉकड अवे फ्रॉम लो मार्जिन इतना बिजनेस, वॉचर डील्स वेयर क्लाइंट डिमांडेड एक्सटेंडेड क्रेडिट। जो पतले पतले मार्जिन वाले बिजनेस होते हैं ना वॉचर वाले, उससे ये वॉक अवे कर गए। देन आगे ये लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एंड इंटरचेंज वाले प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस वगैरह कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे जाता हूं थोड़ा, और यहाँ पे डाइस का एक्विजिशन का, डाइस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि डाइस एक क्या किया है, इन्होंने एसेट पूरा खरीद लिया है। एसेट खरीदने से क्या होगा, इनका पूरा एम्प्लॉय इनका बन जाएगा, एम्प्लॉय इनका बन जाएगा, और इनके जितने भी सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किए वो इनका हो जाएगा। तो इससे जितना रेवेन्यू आएगा वो इनका होगा, एम्प्लॉय का खर्चा वगैरह लेना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि हुआ क्या है, जैसे इनके पास ना एआई इंजीनियर्स वगैरह आ गए हैं, दे आर आपको हाई सैलरी एम्प्लॉय होते हैं। कंप्यूटर विजन वगैरह का काम करती है ये कंपनी, क्योंकि आप जो क्या करते हैं ना, आप जो इनवॉइस डालोगे तो उसको स्कैन करेगी कंप्यूटर विजन यूज करके, ओसीआर वगैरह यूज करके, तब उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हम मार्जिन पर भी कमेंट्री नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये डाइस का क्या इंपैक्ट होगा। डाइस आज के टाइम पे EBITDA नेगेटिव कंपनी है, ठीक है, 95% ग्रॉस मार्जिन है, लेकिन मेरे हिसाब से EBITDA अभी इनका नेगेटिव है, एंड रेवेन्यू 25 करोड़ के आसपास का है। तो ये देखना पड़ेगा आगे कैसे स्केल करती है कंपनी। अगर इनका आपको 50 करोड़ रेवेन्यू हो जाता है तो देन अगेन इट विल टर्न टू पॉजिटिव, ठीक है। वही देखना है कि कंपनी इसको पुश कर पाती है कि नहीं अपने कस्टमर को, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना। एंड मैनेजमेंट इस वजह से जब तक थोड़ा इंटीग्रेट ना हो जाए डाइस का अच्छे से, मैनेजमेंट को भी समझ में आए, तब तक ये मार्जिन का गाइडेंस देना नहीं चाहती है। आपको क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू का गाइडेंस दे रही है कि हम 40% करेंगे, मार्जिन का गाइडेंस नहीं दे रही है। ग्लोबल एक्सपेंशन रोड मैप यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे क्या है, यूएई एंड मिडिल ईस्ट गो लाइव रेडी है आज के टाइम पे। अबू धाबी उसका हेडक्वार्टर होगा, कंपनी ऑलरेडी एक सब्सिडरी फॉर्म कर चुकी है, वहां पे ये लोग क्या करेंगे, डाइस एआई प्लेटफॉर्म है जैगल से इनको कॉर्पोरेट वगैरह को सेल करेंगे, धीरे धीरे तो बाकी सारे प्रोडक्ट ये पिच कर ही सकते हैं, जेटिक्स वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेल लीडरशिप एंड 100% सेटअप, ऑनबोर्डिंग एक्टिव क्लाइंट पाइपलाइंस फॉलोइंग रीजनल माइक्रो अलाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यूनाइटेड स्टेट में क्या है, इनका FY27 एंड में यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च करने का प्लान, इट्स ओके, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं ये लोग, सीधा जो सैप कॉन्कर करके एक प्लेटफॉर्म आता है उससे टक्कर लेंगे, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर वाली कंपनी से टक्कर लेगा। यहां पे और यूएस में ये पिच कर जाते हैं ना, वहां पे बहुत बड़े बड़े मार्जिन होते हैं। जो आपके सॉफ्टवेयर एज ए फी यहाँ पे 2% दिख रहा है, सीधा स्काई रॉकेट हो जाएगा आपको 20-25% पे, अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में आपको लॉन्च कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो दिस इज समथिंग यू शुड ट्रैक, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये लोग क्यूआईपी से फंड करेंगे एक्सपेंशन वगैरह। तो इनका क्यूआईपी आया था कुछ दिन पहले, वो था 523 रुपए पे। आई थिंक एक बार और आया है 400 समथिंग पे, एंड मैनेजमेंट ने लगाया है आज के टाइम पे भाव कितना है, 200 है, लगभग वहां से भी 60% नीचे है। मेरे हिसाब से कंपनी इज लुकिंग लुक्रेटिव। मुझे आज के टाइम पे बस आपको डाइस को ट्रैक करना है एंड आपको ग्लोबल एक्सपेंशन को ट्रैक करना है। इंडिया में अभी 3900 कंपनी पे, यहाँ पे भी एक्सपेंशन स्कोप है, बाहर में भी एक्सपेंशन स्कोप। क्या इनका कंपटीटर है, देखो इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए आज के टाइम पे, तो डायरेक्ट कंपटीटर तो कोई नहीं है, छोटे छोटे एक एक प्रोडक्ट के लिए कंपटीटर है बहुत सारे। लेकिन
यहाँ पे क्या इनका एडवांटेज क्या है ये बात समझो। इनका एडवांटेज है कि एक ही साथ बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आते हैं, और एक बात बताता हूँ, इनका एट्रिशन रेट आपको 2% से कम है, विच इज अगेन वेरी गुड। आपको मेरे हिसाब से वेरी गुड अपडेट। बहुत गंदा, बहुत कम एट्रिशन रेट। एट्रिशन का मतलब क्या था, कोई क्लाइंट अगर एक बार ले लिया तो कितना चांसेस छोड़ने का, तो वो 2% से भी कम है। मतलब अगर ये लोग आपको मान लो 1000 क्लाइंट अगर हायर कर लेंगे तो 980 इनके पास टिके रहेंगे। तो ये सब हो गया ग्लोबल एक्सपेंशन को लेके। अब मैं थोड़ा सा इनका बता देता हूँ क्या है कि ये टारगेट वगैरह क्या दिए हैं। 25 से 30% आपको स्टैंड अलोन ग्रो करेंगे, एंड देन आपको इनऑर्गेनिक जो एक्विजिशन वगैरह इन्होंने किया उसको मिला के 40% तक ग्रो करेंगे। ठीक है, ये सब ऑलरेडी मैं बता दूंगा आगे जाके आपको। एंड और ये तो बता ही चुका हूँ, आगे बता ही दूंगा। एंड कुछ ये सब क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे, इन सब क्वेश्चंस को भी मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका, डाइस रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह, जिसकी वजह से टेम्पररी मार्जिन वगैरह इनका इशू होगा। एंड इक्विटी डाइल्यूशन को लेके नहीं, एक्चुअली क्या है कि डाइस को लेके आएंगे, महंगे महंगे एआई एम्प्लॉयज को लेके आएंगे, तो वहां पे इनको देखना है कि मेरा कितना एबिटा वगैरह बनता है, उसके बाद ये एक क्वार्टर के बाद ही ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मेरी वजह पता होगा, लेकिन टू बी बेटर श्योर ये थोड़ा वेट करना चाहते होंगे। देन आपको क्या है कि डाइल्यूशन को लेके पूछा कि आप फिर फर्दर डाइल्यूट करोगे, तो बोले नहीं, हम हमारा कोई फर्दर डाइल्यूशन का प्लान नहीं है। एंड ये ग्रीनेज के बारे में तो अगेन ये सब क्वेश्चन है जो कि आप पढ़ लेना। अब मैं चाहता हूँ आपको इनका फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह देखता हूँ, जो कि मैंने किया। अगेन मेरा फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, गलत भी हो सकता हूँ, आपको मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है। तो देखो, अगर एज्यूम करूं मैं कि एक 40% से ग्रो कर लेते हैं रेवेन्यू को, देखो कोई क्या बहुत बड़ा बात है, मेरे हिसाब से नहीं है। क्योंकि देखो, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी बहुत सारी चीज पिच कर सकते हैं, नए क्लाइंट्स को भी पिच कर सकते हैं, जैसे 3900 है। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, वहां से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। जैसे आपको इनका जोयर वगैरह हो गया, देन जैटिक्स तो है ही, डैशबोर्ड वगैरह, डैशबोर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद इनका क्या है, जो एक्विजिशन किया, एक्विजिशन क्या किया है ये देखो, ये सारे जो एक्विजिशन है, ग्रीन एज, यहां से ही आपको 200 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है एक्स्ट्रा। एंड ये फुल्ली कॉन्सोलिडेटेड नहीं था लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यहां से रेवेन्यू आ सकता है। देन आपको डाइस इनका रेवेन्यू को बढ़ा सकता है, रॉ से तो बढ़ ही सकता है, रियो टैक्स स्पैनर ये सब, रियो वाला जो है यहां से बढ़ सकता है। अगर ये किसी को क्रेडिट का पुश करवाएंगे, क्रेडिट दिलवाएंगे आपको रियो मनी के थ्रू, तो यहां से भी तो पैसा बढ़ सकता है ना इनका। तो स्कोप है, 40% डुएबल लगता है मुझे कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे, क्योंकि स्टैंड अलोन पे 25-30% ये कर सकती है। नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ा के, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, एंड ऊपर से ग्रीनेज वगैरह का भी एडवांटेज मिल सकता है। 40% मुझे हिसाब से डुएबल लगता है, मुझे कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लगता है। तो और अगेन ये बात देख लो कि यूएई में भी एक्सपैंड करे, अगर वहां पे भी थोड़ा बहुत FY26 के लास्ट हाफ में भी अगर क्लिक कर जाता है ना, तो एक्चुअली बोल रहे हैं 40% दे कैन ओवर डू इट ऑल्सो। एंड मार्जिन तो और भी ज्यादा मेन है कि मार्जिन लुक्रेटिव हो जाएगा फिर। एंड आज के टाइम पे जो आप देख रहे हो ना, ये शैडो फैक्स, क्या बोलते हैं, एथर एनर्जी, जो आज के टाइम पे मार्जिन एक्सपेंड किए जा रही है, शैडो फैक्स स्पेशली मार्जिन एक्सपेंड किए जा रही है, वही हो सकता है आपको यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा 40-50%, लेकिन पैट बढ़ेगा 100%, 120%। क्यों? क्योंकि मार्जिन भी बढ़ेगा उसके साथ साथ। तो यहां पे पकड़ना होता है शैडो फैक्स जैसी कंपनी सबको, ये नहीं कि ऑलरेडी वहां से 4-5 गुना हो गया तब पकड़ो। तो मुझे लगता है ये कंपनी अगर सही से स्केल कर ले, दिस कैन बिकम अ मल्टी बैगर लाइक शैडो फैक्स इन फ्यूचर। एंड इनफ एविडेंस है, प्रोडक्ट का डिमांड है, क्यूआईपी प्राइस ऊपर का आया हुआ था। अगेन और ऐसी कंपनी को जब ये 3-4 गुना यहां से हो जाएंगे ना, तब ज्यादा लोग आपको ट्विटर वगैरह पे बात करेंगे, क्योंकि लोगों को अच्छी कंपनी ढूंढना नहीं आता है। बहुत कम कंपनी अच्छे लोग अच्छे एनालिसिस कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस होता है अपने एनालिसिस पे कि नहीं। देखो यहाँ पे कॉमन सा बात बता रहा हूँ, क्या इनके प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है? मेरा आंसर है प्रोडक्ट यूजफुल है। ठीक है, इंडिया में 3900 कंपनी पे क्या ये कंपनी स्केल नहीं कर सकते? कंपनी भी स्केल कर सकते। क्या ये इंडिया के बाहर नहीं जा सकते? इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं। बस आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में 100% पैसा लगा दो, थोड़ा 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 पैसा लगाना होता है इसी कंपनी में। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, मेरा थिंकिंग है, मैं ऐसे करूंगा अगर करूंगा तो यहाँ पे क्या है, FY27 का अगर मैं कैलकुलेशन लूं, तो इस कंपनी का इतना रेवेन्यू बनता है, एज्यूमिंग 9.5% बस एबिटा एज्यूम किया है। जैगल का कितना था लास्ट फाइनेंशियल में? 10% का था, लेकिन मैंने 9.5% ही एज्यूम करके कैलकुलेट किया। तो इस हिसाब से कंपनी का फॉरवर्ड पी 13.27 का बनता है, एंड आपको पे रेशियो 0.5 का, CAGR 54% का। तो कंपनी मुझे चीप लगती है मेरे भाई। FY28 में देखो, अगर मान लो FY27 में ये आपको मिडिल ईस्ट में अच्छा थोड़ा बेस बना लेते हैं, और वहां पे आपको थोड़ा बहुत भी FY27 एंड में यूएसए जा रहे हैं, तो यूएसए से भी रेवेन्यू आएगा, तो दे कैन इजीली ग्रो 40%। तो अगला 2-3 साल जैगल के लिए अच्छा हो सकता है। तो FY28 में अगेन अगर 40% से बढ़ेंगे, तो FY28 के हिसाब से फॉरवर्ड P 8 पे ट्रेड कर रही है।
स्मॉल कैप है, एफआईडीआई इन्वेस्टेड है। तो ऐसी कंपनी का अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो फ्यूचर बढ़ने पे, प्रॉफिट बढ़ने से पहले एफआई इनको दो गुना करेंगे, फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे जैसे मार्जिन बढ़ेगा वैसे वैसे दो तीन गुना, वैसे वैसे ऊपर होते जाएगा। तो ऐसी कंपनी अगर आपको फ्यूचर में अपने मार्जिन को इंप्रूव करेगी, प्रॉफिट रेवेन्यू को इंप्रूव करेगी, तो ये कंपनी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगी। और ये मत बुझो यहाँ पे आपको आशीष कौशल्या जी भी है, दे आर ऑल्सो, मतलब वो लोग भी शेयर प्राइस को ऊपर रख सकते हैं, मेरा ये मानना है। अगेन आई कैन गो कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा होता है। तो क्या होता है, ऐसी कंपनी में अगर ये 8 के पी पे ट्रेड करिए, मान लो 30 के पी पे ट्रेड करिए, विच इज नॉट ए बिग डील, एज्यूमिंग की बुल रन होगा, उस वक्त हो सकता है ऐसा बुल रन हो, तो कंपनी में मुझे 4x का पोटेंशियल यहां से लगता है, अगर कंपनी सही से एग्जीक्यूट करे। 40% का क्या ग्रोथ बहुत बड़ा है। एक और बताता हूं, यहाँ पे मैंने 11% मार्जिन लिया हुआ है, वो भी कम है, हो सकता है 12-13% कर दे, क्योंकि तब उसके बाद, अब इसके बाद जो ग्रोथ आने वाला है वो किससे आएगा, वो ग्रीन एज से आएगा, वो आपको डाइस से आएगा, वो मार्जिन लुक्रेटिव बिजनेस। अगेन ट्रैक करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा ऐसे कंपनी में क्या करूंगा मैं, थोड़ा पैसा डालूंगा, उसके बाद थोड़ा जैसे Q1 का रिजल्ट आएगा, अच्छा लगेगा, लगेगा अरे यार डाइस तो इनका अच्छा रोल आउट हो रहा है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड है, थोड़ा और आएगा, शेयर प्राइस नीचे रहे ऊपर रहे, मैटर नहीं करता है। तो ऐसे करके खेलना होता है ऐसी कंपनी को। अगर एक कंपनी में 25% से 5% से 10% ज्यादा नहीं लगाना है, ज्यादा पता नहीं है तो 5% ज्यादा तो कतई नहीं लगाना है, धीरे धीरे बढ़ना है, कंपनी का अच्छा अपडेट आएगा तो और आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे करके जाना है आपको। FY31 इनका आपको लॉन्ग टर्म गाइडेंस है। देखो FY28 तक अगर कंपनी 4,000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच जाती है, तो 8,000 करोड़ का रेवेन्यू स्केल करना कंपनी के लिए FY31 तक बहुत बड़ा बात नहीं होगा, 3 साल में डबल, ठीक है। एंड एबिटा आपको 14%, उस हिसाब से कंपनी मुझे फॉरवर्ड वैल्यूएशन से भी चीप लगती है। जैसे सीएजीआर 48% तक से ग्रो कर सकती है कंपनी अगले 5 साल। ये थोड़ा एम्बिशियस भी हो सकता है, क्योंकि एक स्केल के बाद कंपनी ग्रो करना होता आसानी, और हम भी 6 साल का सोचकर डिसीजन नहीं ले सकते इन्वेस्टिंग का। तो हमें कितना, 2 साल 3 साल, तो आगे 2-3 साल के लिए कंपनी मुझे लुक्रेटिव लगती है, क्योंकि अभी अगर इनका मान लो इस साल H1 में नहीं भी होता, अगर H2 में अगर लुक्रेटिव हो जाती है कंपनी, तो कंपनी विल कमांड हायर पी, क्योंकि इनका मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा, रेवेन्यू एक्सपेंशन भी होगा। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उस कंपनी को ढूंढो, उसका रेवेन्यू एक्सपेंशन होगा, मार्जिन एक्सपेंशन होगा, तो वहां से क्या होगा ना, रेवेन्यू भागेगा 40% 50% ईयर ऑन ईयर, एंड पैट भागेगा 120%, ऐसा ही होता है। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, देख लेना। मुझे लगता है दिस कंपनी इज अ गुड वन टू ट्रैक एंड गुड वन टू रिसर्च ऑन। आप लोग जाइए अपना भी रिसर्च करिए, उसके बाद अगर अच्छा लगे कंपनी तो ही डिसीजन लीजिएगा, मेरे एनालिसिस पे मत जाइए। दैट्स ऑल, बाय।